प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के पाठ दो बैलों की कथा के विषय में जानकारी देंगे। यह पाठ वास्तव में एक कथा है जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है और प्रेमचंद जी का जीवन परिचय इस प्रकार से है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ और उनका जन्म स्थान बनारस का लम्ही गांव है। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। तो प्रेमचंद जी की शिक्षा के विषय में जानकारी। शिक्षा व क्या कार्य उन्होंने किए, तो शिक्षा उन्होंने बीए तक प्राप्त की थी। आरंभ में उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया है। परंतु उन दिनों गांधी जी का आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन, उससे वे अत्यधिक प्रभावित हो गए और उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और लेखन कार्य आरंभ किया। अब संपादन कार्य में उन्होंने हंस, जागरण व माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके का निबंध जो कुछ विचार काफी प्रसिद्ध है। कहानी संकलन मानसरोवर नामक पुस्तक में उनकी कहानियां संकलित की गई हैं जो 8 भागों में बांटी गई हैं। उनका प्रसिद्ध नाटक है करबला, संग्राम, रूठी रानी। प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या थी? साहित्यिक विशेषताएं, जिस परिवेश में वे रहे, जिस गांव में वे रहे, जिस वातावरण में वे रहे, उससे वे प्रभावित थे। उसी वातावरण से जुड़ी हुई बातें उनके साहित्य में हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश का अर्थ वातावरण को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा मतलब बुरी दशा, और स्वाधीनता आंदोलन का स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में जो समाज में समस्याएं चल रही थी उनका विषय चुना, उस पर अपने विचार अभिव्यक्त किए और समाज का सही मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। उनके साहित्य में पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। आत्मीयता का अर्थ है अपनापन। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है और उन्होंने अपनी भाषा में अरबी, फारसी व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। तो यह प्रेमचंद जी के विषय में जानकारी है। और कुछ विशेष कि वे उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में उपन्यास लिखे हैं, इसलिए उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। और महान कथाकार भी उन्हें कहा जाता था। और उनका बचपन का नाम धनपत राय है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। मूल नाम धनपत राय है। तो प्रेमचंद जी की द्वारा रचित कथा दो बैलों की कथा देखने में तो लगता है कि दो बैलों की कहानी है, परंतु वास्तव में वह दो बैलों की कहानी नहीं है। वो दो बैल भारतीयों के प्रतीक हैं जो गुलामी का जीवन जी रहे थे। तो यहाँ पर झूरी उन बैलों का मालिक है। बैलों का नाम है हीरा और मोती। बैलों में आपस में बहुत प्रेम है। झूरी अपने बैलों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है और उन्हें बहुत प्यार भी करता है, उन्हें अच्छा चारा देता है। और एक दिन झूरी का साला गया बैल लेने आया, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति के पास बैल नहीं होते थे और बैलों का प्रयोग खेती में किया जाता था, हल चलाने के लिए किया जाता था। गयाओं को बैलों की आवश्यकता थी, इसलिए वह झूरी के पास आया और वे दोनों बैल झूरी ने गया को दे दिए। कहने का अभिप्राय है कि गया उन बैलों को लेकर जाने लगा। बैल
समझ रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए बैल नए मालिक गया के साथ जाना नहीं चाहते थे और उन्होंने रास्ते में गया को परेशान किया। परंतु गया गुस्से में भी था और जब वह उन्हें घर ले गया, गया ने उनके आगे सूखा चारा डाला और बैल वहां जाकर खुश नहीं थे, इसलिए रात के समय वे रस्सियां तोड़ाकर वापस अपने मालिक झूरी के पास पहुंच गए। अगले दिन गया फिर आया। झूरी की पत्नी बहुत नाराज थी। झूरी को वह कह रही थी कि तुमने बैलों को बिगाड़ दिया है और ये बैल वहां से दौड़कर आ गए हैं। गया के साथ बैलों को फिर भेजा गया। गया को बैलों पर अत्यधिक गुस्सा था। घर जाकर उसने उन बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और सूखा चारा उनके पास रखा। बैल गुस्से में थे। बैलों ने भी वहां पर अपना अड़ियल रवैया दिखाया और वहां पर गया के भाई की लड़की, भैरव की लड़की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उससे बुरा व्यवहार करती थी। बैलों की दशा और उस बच्ची की दशा एक जैसी थी, इसलिए उस बच्ची को भी बैलों से आत्मीयता हो गई थी और इस अनजान वातावरण में बैल भी उस बच्ची से अपनापन जाहिर करने लगे थे। रात के समय वह बच्ची दोनों बैलों के लिए एक एक रोटी लेकर आती और बैलों को देती, तो बैलों को लगता था कि उनका यहाँ कोई अपना है। सौतेली माँ जब उस बच्ची को मारती है तो मोती को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है हीरा से कि मेरा मन करता है कि इस औरत को सींगों से उठाकर पटक दूं। परंतु हीरा उसे समझाता है कि हमारे समाज में स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता। और इसी तरह से अब रात के समय छोटी बच्ची बैलों को खोल देती है, क्योंकि उसने सुना था कि बैलों के नाक में नकेल डाली जानी है और बच्ची को डर लगा, इसलिए रात के समय उसने दोनों बैलों को खोल दिया। और जब बैल थोड़ा आगे निकल गए तो उसने शोर मचाया कि देखो दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया उन बैलों के पीछे भागा, परंतु बैल काफी आगे भाग गए और उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया, रास्ता भटक गए और मटर के खेतों में पहुंच गए। वहां पर दोनों बैल चलने लगे। बहुत दिनों बाद अच्छा भोजन मिला था, खाकर आनंद उठा रहे थे और वहां मटर के खेत में ही उनका सामना एक सांड से हुआ। दोनों ने मिलकर उस सांड को हरा दिया। कहने का मतलब यह है कि संगठन में शक्ति है, एकता में बल है। एकता से हम अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं और आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वहां पर मटर के खेत में ही वे दोनों बैल मटर के खेत के मालिक द्वारा पकड़े गए और उन बैलों को कांजी हाउस में कैद कर दिया गया। कांजी हाउस एक ऐसा कच्चा स्थान था जहां पर दूसरों के खेतों में चढ़ने वाले जानवरों को कैद कर लिया जाता था और उन जानवरों के मालिकों से जुर्माना वसूल किया जाता था। वहां पर जानवरों की कोई अच्छी देखभाल नहीं होती थी। वहां पर उन जानवरों को जिंदा रखने के लिए पानी दे दिया जाता था और उनकी हाजिरी ले ली जाती थी, यह देखने के लिए कि कोई जानवर वहां से भाग तो नहीं गया। अब वहां पर हीरा ने दीवार पर सींग मारे। कच्ची दीवार थी, थोड़ी सी दीवार टूट गई और वहां के मालिक ने देखा तो उसने हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया। इसके पश्चात भी हीरा और मोती ने दीवार को तोड़ दिया और वहां पर जो कैद जानवर थे, मोती ने उन सभी जानवरों को भगा दिया। और कुछ दिनों बाद, परंतु मोती नहीं भागा, क्योंकि वह अपने साथी हीरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वे दोनों बैल वहां कैद रहे। कुछ दिनों बाद उन दोनों बैलों की नीलामी होने लगी और नीलामी में एक कसाई के हाथ लगे। अब वो कसाई का चेहरा, उसकी आंखें
उसकी मुद्राएं देखकर वे समझ गए कि अब वे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे और उनके साथ क्या होने वाला है। परंतु जब वे कसाई के साथ जा रहे थे और जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर उन्हें लगा कि उनका रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। दोनों ने मिलकर कसाई का सामना किया और वहां से भाग खड़े हुए और झूरी के यहाँ पहुंच गए। और झूरी के अड़ोस पड़ोस के लोगों ने दोनों बैलों को वहां देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने घर से कुछ कुछ लाकर उन बैलों का स्वागत किया। ऐसे लग रहा था जैसे दो वीर किसी युद्ध को जीतकर वापस आ गए हों। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह बताना चाहा है कि यदि हम देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं तो हमें मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना होगा और अपने देश को आज़ाद करवाने का प्रयत्न करना होगा। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे को बुद्धिहीन जानवर कहा है, परंतु इसके साथ ही साथ हम किसी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो गधा कह देते हैं। इसके साथ प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि गधे में बहुत सारे गुण होते हैं, वह संभावी होता है, किसी दुख को देखकर परेशान नहीं होता। गधे को कभी दुखी नहीं देखा गया, अधिकतर वह अपना बोझा ढोता रहता है, सहनशीलता का स्वभाव दिखाता है, सुख और दुख से ज्यादा विचलित होते हुए उसे नहीं देखा। बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है क्योंकि बैल बोझा तो ढोता है परंतु कई बार वह अपना क्रोध प्रकट कर देता है और अड़ियल स्वभाव प्रकट करता है। कुत्ते को प्रेमचंद जी ने गरीब जानवर कहा है और गाय, ब्याई हुई गाय को सीनी के समान बताया है। तो यहाँ पर कुछ जानवरों की विशेषताएं भी बताई गई हैं। तो इसके साथ ही हमारा यह सार समाप्त होता है। कल हम इसी सार को विस्तार से एक नए ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अगला वीडियो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह पाठ लंबा है, इसको पढ़ के समझाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम इसे संक्षेप में सही तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।